गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़े थे, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस डिसाइड करने के लिए हम लोग वैसे दो आइडेंटिकल मोनोटिंटेड लिगेंड को सिलेक्ट करते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स में जो दोनों आइडेंटिकल नेचर के हों और उनका पोजीशन डिसाइड करता है कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स को गौर से देखते हैं, उसमें से वो लिगेंड को सिलेक्ट करते हैं जो मोनोटिंटेड है और जिनका नंबर 2 है। फिर इसके बाद दूसरे वाले पार्ट में आते हैं हम लोग कि अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को और उसमें तीन आइडेंटिकल मोनोटिंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड को सिलेक्ट नहीं करते, मोनोटिंटेड को सिलेक्ट करते हैं और उस मोनोटिंटेड को जिनका नंबर 2 या 3 हो, तो अगर 2 हो तो सिस या ट्रांस बनेगा और अगर 3 है तो उस कंडीशन में फेसियल एंड मेरिडियोनल है। यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही था। आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहां पर आपको एक और क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा कि अगर चारों डिफरेंट लिगेंड हो, चारों लिगेंड अगर अलग अलग हो, आइडेंटिकल होगा तो आइसोमर्स नहीं बनेगा। अगर चारों अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में 2 सिस और 1 ट्रांस आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। चारों अलग अलग है का क्या मतलब, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं M A B C D टाइप का हो, यहाँ M सेंट्रल मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, A B C और D ये चारों अलग अलग लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहाँ 4 है और ज्योमेट्री का स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर प्लेन। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर बना लो, यहां सेंटर मेटल ले लीजिए A B C और D, ये बन गया। अब कह रहा है कि इनमें से किसी एक का पोजीशन आप फिक्स कर दें, यानी उसके पोजीशन को आप चेंज नहीं करोगे। मान लीजिए कि हम यहां पर A को फिक्स कर दिए और अब आप इस A के रिस्पेक्ट में किसी एक दूसरे लिगेंड का पोजीशन चेंज करो। इन तीनों में से किसी को भी कंसीडर करो। थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं B को, यानी कि B का चेंज करेंगे। तो देखो, तो अगर A और B के पोजीशन को देखेंगे, ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर है तो इन्हें सिस कहा जाएगा। अब B को सपोज यहां ले आते हैं, A का पोजीशन वही रहेगा, B यहां कर दिए, C और ये D, A का पोजीशन फिक्स है और दूसरा जो लिगेंड लेंगे वो B लेंगे। अब देखो तो A और B किस जगह पर पहुंचा हुआ है, डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर, तो ये ट्रांस कहा जाएगा। फिर एक तीसरा बन सकता है, इस B को यहां ले आए, A B C D, बाकी कहीं पर भी रखो, यहाँ A और ये B। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। यानी कि इस तरह के केसेस में 2 सिस और 1 ट्रांस हो। आप में से कई लोगों को लगा होगा कि A को ही हम क्यों फिक्स करें, हम B को भी फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान ये देना है कि किसी एक को फिक्स करो और किसी दूसरे का पोजीशन उसके अनुसार से आप निकालो, तो 3 में से 2 सिस बनेगा और 1 ट्रांस बनेगा। इसी को और चेंज करके यहां तक क्लियर हो गया कि ये दोनों सिस बन रहा है और ये ट्रांस बन रहा है। अब एक दूसरा हम लोग ले रहे हैं, A और B को छोड़ दे रहे हैं, A वही है, A हो गया, ये B हो गया, यहां A है, इस जगह पर B है, यहां A है, यहां B है। अब इस बार हम लोग C और D को ले रहे हैं, यहां देखो C और यहां ये D। अब देखो C और D ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर, सिस पर। ये C और D एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर है, ट्रांस पर। यहां C और D ये सिस पर। तो किसी को भी लेकर के आप चलो, किसी एक के पोजीशन को फिक्स करो। अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो फिर एक और उसको हम चेंज कर सकते हैं।
आप बोल रहे हो कि बी का पोजीशन फिक्स कर देते, ठीक, कर देते हैं। पहले तो हो गया ए बी सी और डी, यहां बन गया। अब इस बार बी के पोजीशन को फिक्स कर दे रहे हैं और सब कुछ सी से कंपेयर कर रहे हैं। देखो तो बी और सी के कंपेरिजन में कौन सा पोजीशन हो गया, ट्रांस। डी को यहीं रखेंगे, सपोज ए बी, यहां सी कर दे और यहां डी। बी का पोजीशन फिक्स करना है और सी को देखना है। देखो तो सी किस जगह पर चला है, एडजेसेंट पोजीशन पर, यानी कि सिस फॉर्म हो गया। ये सी यहां भी जा सकता है, तो सी ए बी और डी, यहां बी है और यहां सी है, ये भी कौन सा पोजीशन हो गया, सिस। आप डी को फिक्स कर सकते हैं, ए से कंपेयर कर सकते हैं, किसी के भी साथ में कंपेयर करोगे तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें से 2 सिस होगा और 1 ट्रांस होगा। इसमें ए बी सी डी की जगह पे कोई लिगेंड भी हो सकता है और उसके ऊपर में कोई चार्ज भी हो सकता है, उसका आप प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकता है, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं हो सकती, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं होगा, उसको समझाने के लिए यहां पर हम ये 4 चौक ले रहे हैं, ये इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा आप यहां नजदीक से देखो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिख रहा होगा। ये टेट्राहेड्रल सभी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड को कहते हैं, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स को कहेंगे, जिसमें एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा, यानी कि कम से कम 2 होंगे तभी वो आइसोमर्स बनेंगे। अब देखो यहाँ इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये और ये पोजीशन एडजेसेंट है, ये और ये भी एडजेसेंट है, ये और ये भी एडजेसेंट है, ये और ये भी एडजेसेंट है। आप घर में भी 4 पेन को इस तरीके से अरेंज करके उसके बाद में फिर देखना आपको यहां पर कोई भी डायगोनल अपोजिट या अल्टरनेट नहीं मिलेगा, यानी कि कहीं पर भी 2 आइडेंटिकल लिगेंड रखोगे तो हमेशा सिस का ही फॉर्मेशन करेगा। यहां भी रख दे तो ये सीसी बना, यहां पर भी ये सीसी ही है, यहां भी सीसी है, तो यानी कि सिर्फ सिस बन सकता है। तो जब सिर्फ सिस बन सकता है, ट्रांस बन ही नहीं सकता है, तो फिर आइसोमर्स बनेंगे कहां से? क्योंकि आइसोमर्स के लिए 2 अलग अलग कंपाउंड का होना जरूरी है। और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सिर्फ एक ही आइसोमर्स बनता है, यानी कि सिस फॉर्म बनता है, दूसरा ट्रांस बनता ही नहीं है। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यानी कि इसको लैंग्वेज में अगर आंसर देना है, क्योंकि 1 मार्क्स का है, तो वहां आपको बताना पड़ेगा इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री all 4 positions are identical and they are adjacent to each other. ये सभी एक दूसरे के बगल में है। It means transform is not possible in tetrahedral geometry and therefore geometrical isomerism is not possible here. इसलिए यहाँ पर geometrical isomerism नहीं बन सकता है। ये इतना था geometrical isomerism से related क्वेश्चन। NCERT का आप क्वेश्चन देखिए, जहां तक जो पॉसिबिलिटी था वो सारा का सारा जो हम यहाँ डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म का ही अगला पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट में आता है। और अभी जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, सारा का सारा पार्ट, सारा पॉइंट हेलोअल्केन हेलोरीन में भी रिपीट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। सिर्फ एग्जाम्पल डिफर कर जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल्स में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर के चलेंगे और वहाँ हेलोअल्केन हेलोरीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर चलेंगे, बट जो कंसेप्ट है वो यही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बताता है कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, बट दे डिफर ड्यू टू डिफरेंट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी कि अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट वे में रोटेट करते हो,
कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वैसे कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब पहला ही पॉइंट में एक क्वेश्चन दिमाग में उठा, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? अब प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बताया जाता है कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास्ड थ्रू पोलैरिमीटर। फिर क्वेश्चन, अभी आप प्लेन पोलराइज लाइट को समझाने की कोशिश कर रहे थे और यहां पर आपने एक और टर्म बोल दिया मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब ये क्या हो गया? सारा पॉइंट क्लियर करेंगे एक एक करके, बिल्कुल इत्मीनान से आते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को पोलैरीमीटर कहा जाता है। ये पोलैरीमीटर बिल्कुल टेलीस्कोप के जैसा होता है और इसमें 2 प्रिज्म लगे होते हैं। निकोल प्रिज्म आपको पढ़ेंगे तो दिया हुआ होगा, ये 2 प्रिज्म लगे हुए हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो आप फिजिक्स का कंसेप्ट याद करो, अगर कोई लाइट इस प्रिज्म से पास करेगा तो डिस्पर्स कर जाएगा, और जब उस डिस्पर्स्ड लाइट को इस दूसरे प्रिज्म से पास कराएंगे तो फिर वो कन्वर्ज कर जाएगा। यानी कि डिस्पर्सन और कन्वर्जन दोनों पोलैरीमीटर के अंदर होता है। और यहां हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के रूप में मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज करते हैं। इस जगह पर ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। एक्सप्लेन करते हैं कि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है। इस जगह पर हम लोग यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, और इस जगह पर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसे पोलैरीमीटर कहा जाता है। ये पोलैरीमीटर है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी सिंगल कलर्ड लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट कहा जाता है। यानी जनरल एक्सपेरिमेंट में हम लोग व्हाइट लाइट यूज करते हैं, और अंडर 10th क्लास में ही आप पढ़े हैं फिजिक्स में कि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट लेते हैं, यानी कि सिंगल कलर लाइट। और जनरली सोडियम लैंप का इस्तेमाल किया जाता है लैब में मोनोक्रोमैटिक लाइट के सोर्स के रूप में। यानी कि रेड, येलो, ग्रीन, ये अगर एक कलर का आप लाइट यूज करते हैं तो इसे मोनोक्रोमैटिक लाइट कहा जाता है। यानी कि अब फिर से इसका डिस्पर्स होने का चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्पर्स तो तब होता जब डिफरेंट कलर के लाइट मिले हुए हैं दूसरे के साथ में, तो पोलैरीमीटर में। तो यहां पर ये लाइट हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप मान करके चलो कि किसी बल्ब को आप देखते हो, तो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है वो चारों तरफ निकल रहा है। वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो चारों तरफ लाइट इमिट कर रहा है। रेड कलर का भी बल्ब होगा तो चारों तरफ इमिट कर रहा होगा, तो ये यहाँ पर ये इमिट कर रहा है, ये पोलैरीमीटर है। अब जब इस पोलैरीमीटर से इस लाइट को पास कराते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर जाता है। यानी कि आपको एक लाइटेड लाइन दिखाई देगा। और सिंपल तरीके से बताते हैं, मान करके चलते हैं कि ये मेरा पोलैरीमीटर है और इस जगह पर सामने में इधर दीवार की तरफ में कोई सोर्स ऑफ लाइट है। तो अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि बिल्कुल चारों तरफ से लाइट निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब इस पोलैरीमीटर से हम व्यू करेंगे तो वही लाइट जो चारों तरफ में फैल रहा है, इस पोलैरीमीटर पर व्यू करने पर वो एक लाइटेड लाइन के जैसा दिखाई देगा। जैसे आप ट्यूब देख रहे हैं तो ट्यूब एक लाइन के जैसा लाइटेड दिखाई देता है, उसी तरह से यहाँ पोलैरीमीटर में एक लाइटेड लाइन दिखाई देगा। और इसको जैसे हम लोग कैमरे में लेंस को एडजस्ट करते हैं, इसको भी एडजस्ट किया जाता है। इन सब जगह पर एंगल बना हुआ है, ये जीरो बना हुआ है, ये जीरो बना हुआ है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जीरो पर ला करके फिक्स कर देते हैं। फिर से, when a beam of monochromatic light is passed through polarimeter, then we get plane polarized light. यहां पर ये मिल गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये यहां तक का कंसेप्ट हो गया। अब वैसे केमिकल सब्सटेंस जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, जैसे यहां पर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है,
लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस पर इसको जो है एडजस्ट कर लिए, और केमिकल सब्सटेंस डालने के बाद भी ये प्लेन पोलराइज लाइट इसी तरीके से रह गया, यानी कि इसमें अगर कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है तो इस तरह के केमिकल सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव रहा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये पहला का इसका पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन, और अब ये चेंज कर गया इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। या तो फिर हो सकता है ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर, ये इनिशियल पोजीशन था और अभी ये रे इस तरफ में हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इन्हें कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इन्हें कहा जाता है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। फिर से समझाते हैं एकदम इत्मीनान से, बिल्कुल समझ में आएगा। आप लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सोडियम लैंप ऑन किए, पोलैरिमीटर पर इसको एडजस्ट कर लिए, प्लेन पोलराइज लाइट आपको दिख रहा है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट जब एडजस्ट कर लिए तो जो केमिकल सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं अगर सॉलिड फॉर्म में है, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उस कंडीशन में उसका एक ड्रॉप लेते हैं, यानी कि ड्रॉप लेते हैं। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं कर रहा है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। और जिस तरीके से आप माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वहां पे सामने में लगाते हैं स्लाइड वगैरह हम लोग, आप एयर गन देखते होंगे तो यहां से गन का नली टूटता है, उसमें गोली इंसर्ट करते हैं। इसी तरह से इसमें भी एक ग्लास स्लैब निकलता है ऐसे, तो उस ग्लास स्लैब में उस केमिकल सब्सटेंस का वन ड्रॉप डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। पहले जीरो कर लिए, यानी इस तरीके से एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ केमिकल सब्सटेंस डालने के बाद में फिर से व्यू करते हैं। व्यू करते हैं, अगर केमिकल सब्सटेंस ऐड करने के बाद भी प्लेन पोलराइज लाइट का पोजीशन वही रहा तो इसका मतलब वो केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव था। और अगर केमिकल सब्सटेंस ऐड करने के बाद इस प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव करते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उसे डेक्स्ट्रो, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं उसको लीवो कहा जाता है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक कंसेप्ट से था। तो द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस is the chemical substance which can rotate the plane polarized light either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. The optically active which rotate the plane polarized light in clockwise direction is called dextrorotatory, while the optically active substance which rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction is called levorotatory. ये ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेटेड है। तो ये पार्ट तब होगा जब आपको लैब में भेज दिया गया और कोई केमिकल सब्सटेंस दे दिया गया, लेकिन अगर फार्मूला दिया हुआ है तो वहां पर आप क्या यूज करोगे आगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस के बारे में कि पोलैरिमीटर यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या फिर वो लीवोरोटेटरी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि पोलैरिमीटर तो लैब में अवेलेबल होगा, यहाँ तो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ रहेगा, तब वैसे कंडीशन में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसके लिए एक और कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, और वो है उसका सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
सब क्लियर होगा, सब बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। ध्यान से पहले सुनो। द केमिकल सब्सटेंस which can form superimposable mirror image is optically inactive, while the chemical substance which can form non-superimposable mirror image is optically active. यानी जो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेगा उसे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, और उस ऑप्टिकली एक्टिव में एक डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लीवो होगा, जबकि जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब फिर एक सवाल उठता है कि ये सुपर इम्पोजेबल क्या है? हम आपको इमेज से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसका ये साइज स्फेरिकल है, दूसरा एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसका साइज ये ट्रायंगुलर है, और फिर एक तीसरा है, इसका इस तरीके का साइज, ऐसा इनका शेप बना हुआ है। अब इन तीनों में हम ये आइडेंटिफाई करना है कि किनका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है और किनका नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इन सब का इमेज बनाते हैं। इमेज के लिए आप पढ़े हैं फिजिक्स में, लाइट चैप्टर में इमेज बनाए हैं, यहां मिरर रख देते हैं, इसके सामने में भी यहां मिरर रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के सामने में भी यहां पर मिरर रख देते हैं। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो ये ऐसा ही बनेगा, इसका इमेज बनाएंगे ये भी ऐसे ही बनेगा, इनका इमेज बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ऐसे इमेज बनेगा। अब इन तीनों इमेज को आप गौर से देखो जो समझा रहे हैं। मान करके चलो कि ये फर्स्ट वाले में इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा रहे हैं और उठाने के बाद में इसको इसके इमेज के ऊपर रख रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट अपने इमेज को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो उसको सुपर इम्पोजेबल कहा जाएगा, और अगर वो अपनी इमेज को पूरी तरह से कवर नहीं करता है तब उसे नॉन सुपर इम्पोजेबल कहा जाएगा। तो आप देखो तो इसे अगर यहां से हम उठाते हैं तो ये बिल्कुल अपने इमेज पर फिट बैठ जाता है, इसका मतलब ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इस ऑब्जेक्ट को अगर उठाते हैं तो ये भी अपने इमेज पर बिल्कुल फिट बैठ जाता है, यानी कि ये दोनों सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहे हैं। जबकि यहां अगर इसे उठाएंगे तो इसका एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो इधर चला जाएगा और ये पार्ट इधर आएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपने इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करता है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। तो ऊपर के ये दोनों इमेज को हम लोग कहेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इम्पोजेबल मिरर इमेज, और इस इमेज को कहा जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इस ऑप्टिकली एक्टिव में से कोई एक डेक्स्ट्रो हुआ, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, और अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, इन्हीं दोनों में से। तो केमिकल सब्सटेंस में आते हैं। केमिकल सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया रहेगा उसका मिरर इमेज बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि वो मिरर इमेज वो ऑब्जेक्ट यानी कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सुपर इम्पोज करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर सुपर इम्पोज नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसमें से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा और कोई दूसरा लीवोरोटेटरी होगा। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स पर आ जाते हैं, और उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे।
कि इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसा कि आप एनसीईआरटी बुक देखे होंगे तो वहां पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सिस और ट्रांस आइसोमर्स है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिस और ट्रांस में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सिस और ट्रांस दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों का मिरर इमेज बनाएंगे। जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा उस कंडीशन में वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सपोज क्वेश्चन में ये कंपाउंड दिया हुआ है CO Cl2 OH2 और 3-। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस, इन दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके सिस और ट्रांस आइसोमर थोड़ा सा फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर याद करो जो पिछले क्लास में पढ़े हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिसाइड करने के लिए हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड को सिलेक्ट करते हैं जिनका नंबर 2 है। इस कॉम्प्लेक्स में OX डाइडेंटेट है और क्लोरीन मोनोडेंटेट है, यानी कि सिस और ट्रांस ये क्लोरीन डिसाइड करेगा। तो यहां पे कोबाल्ट सेंटर में आ गया, यानी कि क्लोरीन के पोजीशन के अनुसार से हम लोग सिस और ट्रांस निकाल सकते हैं। सिस में ये दोनों क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पर होता है, तो यहां एक क्लोरीन लिख दी, यहां एक क्लोरीन लिख दी, इस जगह पर OX को रख दिया, यहां पर OX डाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए ये दो पोजीशन को टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है। ये देखो इनका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गया। इनके ऊपर में 3- चार्ज है, तो यहां पर इनको 3- चार्ज मिलती है। चूंकि दोनों क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पर है इसलिए इसके सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। यहां कोबाल्ट, Cl OX, यहां भी आ गया ये OX, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये क्लोरीन के पोजीशन के अनुसार से ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके ऊपर में 3- चार्ज है, यहाँ 3- है। अब इस सिस और इस ट्रांस में से यहाँ ये सिस फॉर्म है, यहाँ ये ट्रांसफॉर्म है। इन दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये इसका मिरर इमेज डिसाइड करेगा। अब इसका यहाँ मिरर इमेज बनाते हैं, इस जगह पर मिरर रख दिया। अब इमेज बनाने के लिए लेटर का यानी कि Cl का मिरर इमेज नहीं बनाओगे, उसके पोजीशन का सिर्फ इमेज बनाओगे। सेंटर एटम CO है, यहां CO रख दिए, CO ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यहां ऑक्टाहेड्रल आ गया। यहां Cl है तो इसका इमेज का पोजीशन यहां होगा, इस Cl का पोजीशन यहां होगा, इस OX का पोजीशन यहां आएगा, इस OX का पोजीशन यहां आएगा। और यहां पर ये 3- चार्ज। दूसरा इसका ही बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक साथ में दोनों को कंपेयर करेंगे। CO इसको सेंटर में लिख देते हैं, CO, इस Cl का इमेज यहां बनेगा, इस Cl का इमेज यहां बनेगा, इस OX का इमेज यहां होगा और इस OX का इमेज यहां आएगा। इनके ऊपर में चार्ज है 3-। फिर से एटम या मॉलिक्यूल को स्फेरिकल माना जाता है,
तो लेटर का तो सिंबल के फॉर्म में हम लोग Cl लिख रहे हैं, तो स्फेरिकल फॉर्म में ही है, तो इसलिए इसको आप Lc नहीं लिखो, Cl ही है, सिर्फ उसके पोजीशन का इमेज। ये OX है तो इसका यहाँ इमेज, जो दूर में है मिरर से उसका इमेज जो है दूर में बना है, ये बन गया। ये सिस फॉर्म का इमेज है और ये ट्रांस फॉर्म का इमेज है। अब आप गौर से देखो, और यहाँ अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सुपर इम्पोजेबल है और कौन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका ट्रांसफॉर्म बिल्कुल अपने इमेज को ओवरलैप करेगा, सुपर इम्पोज करेगा। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहा है, इम्पोजेबल मिरर इमेज, और जहां सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है वो केमिकली सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जबकि इस जगह पर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इम्पोजेबल मिरर इमेज। आप बीच में रखोगे, थोड़ा सा स्पेस डालना, मेरे बोर्ड में स्पेस नहीं था। मिरर इमेज, और इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीव हो, अगर ये लीव हो रहा तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में आएगा। इन दोनों को, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म को इनएंशियोमर भी कहा जाता है, यानी कि ये दोनों को कलेक्टिवली इनएंशियोमर करते हैं। एक एग्जांपल था, अब एक बड़ा सवाल दिमाग में उठेगा कई लोगों का, इसे ध्यान से सुनोगे क्योंकि यही चीज फिर आप बाद में पूछोगे। कहेगा कि सर आप यहां पर ये दोनों ट्रांस बनाए, अगर Cl को हम यहां और यहां डाल दें वो भी ट्रांस होगा, बिल्कुल वो भी ट्रांस होगा। लेकिन अगर Cl को यहां और यहां डालते हैं और उसका मिरर इमेज बनाएंगे तब उस कंडीशन में तो वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा उस कंडीशन में? अब ध्यान से सुना, नहीं। सिस के जितने सारे फॉर्म लिखवाए हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 जो भी लिखवाए हैं, उनमें से किसी का भी इमेज बनाओगे सब के सब नॉन सुपर इम्पोजेबल ही होंगे। इसीलिए सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी कि अगर एक भी इमेज, एक भी पोजीशन, जितना सारा लिखवाया गया सिस और ट्रांस का, उसमें से अगर एक भी पोजीशन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है, तब वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव के ग्रेड में रखेंगे, उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आप डिफेंस में, मान लिया अभी तो जैसे डिफेंस में थोड़ा सा मेडिकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट मेडिकली अनफिट होकर के आया, उससे पूछा गया कि क्यों तुम मेडिकली अनफिट हो गए, तो बताया कि मेरा विजन जो है वो 6/6 नहीं था, यानी कि हमको आई साइट की वजह से मेडिकली अनफिट कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आई साइट ठीक रहेगा जिसका, वो मेडिकली फिट हो जाएगा। आपको भी पता है मेडिकली फिट होने के लिए कई परफॉर्मा है और सब जगह पर टिक 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 होना चाहिए, उसका हाइट प्रॉपर होना चाहिए, वेट प्रॉपर होना चाहिए, आई साइट प्रॉपर होना चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, सब जगह पर टिक 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 लगेगा, तभी वो फाइनली मेडिकली फिट होगा। उसी तरह से जितने सारे पोजीशंस सिस और ट्रांस बन सकते हैं, उन सब का इमेज बनेगा और उनमें से अगर एक भी सुपर इम्पोजेबल बना दिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, मेडिकली अनफिट, और अगर सब के सब नॉन सुपर ही हैं तब उस कंडीशन में वो मेडिकली फिट यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। जैसे सिस के जितने सारे हैं उन सब का तुम बनाओ, सब के सब हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ही बनेंगे, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव। जबकि ट्रांस का यहाँ यह स्ट्रक्चर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि एक भी अगर सुपर इम्पोजेबल हो गया तो ट्रांस का ये फॉर्म सुपर इम्पोजेबल हो गया, तो इसलिए आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछता है जनरली, तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तब वहां पर तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आंसर लिख सकते हो, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो याद रखिएगा
कि सिस फॉर्म ऑप्टिकली, यहाँ सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का है तब उस कंडीशन में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इस तरीके से बना करके करोगे। तो ये इतना इससे रिलेटेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन के ऊपर में देखिएगा, आंसर भी देखिएगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखे नहीं कि तुरंत सेंड कर दिया। कई क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप थोड़ा सा देखिए, तो वीडियो में देखिए कहीं उसी पॉइंट को हम एक्सप्लेन तो नहीं किए, तो सारे पार्ट को पहले खोजने की कोशिश करो। हाँ, जहां नहीं हो सकता है तो उसके लिए तो फिर हम लोग हैं, हम आप दोनों मिल करके उसको सर्च करेंगे। आइसोमेरिज्म अब यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचा हुआ है। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ आइसोमेरिज्म तक का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक का जितना बैकलॉग वगैरह है उस सबको आप कंप्लीट करोगे। थैंक यू।